हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पेपर है टोपोलॉजी, उसको पढ़ेंगे। तो इस टोपोलॉजी में एलिमेंट्री सेट्स थ्योरी के कंसेप्ट, बेसिक्स कुछ हमें पता ही होते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रहे होते हैं। फिर भी बीच बीच में अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। और इस टोपोलॉजी का जो सिलेबस है वो एचपी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। और हम जो इस लेक्चर सीरीज में जो किताब फॉलो करेंगे, दैट इज टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस, रिटन बाय जॉर्ज एफ सिमंस। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए जो नई चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगर हम स्टूडेंट्स बात करें रिलेशन की, तो हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा होता है कि प्लस वन में पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन दो सेट्स के बीच में हम जब रिलेशन पढ़ते हैं तो रिलेशन इज नथिंग व्हाट इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, ए और बी, और इन दोनों के बीच में हमने को रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन इज नथिंग व्हाट इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और वो रिलेशन जब भी एक एलिमेंट ए का आएगा, एक एलिमेंट बी का आएगा, ठीक है, तो रिलेशन जब डिफाइन करते हैं तो उससे कुछ रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेट्स ए और बी के बीच में एलिमेंट्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आर डिफाइन होता है। अगर ए और बी में मान लीजिए दे आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, देन रिलेशन विल बी either greater than, less than, equal to, division, multiple, that type of relation can be defined. So in here we defining partial order relation। और रिलेशन का जब हम एक और पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जिसमें होता है कि ए इज रिलेटेड टू ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। फिर दूसरा हमारे पास होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि जो रिलेशन ए और बी के बीच में होगा वही रिलेशन बी और ए के बीच में होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन दैट implies बी इज रिलेटेड टू ए। तो जो रिलेशन ए और बी के बीच में वही रिलेशन बी और ए के बीच में होना चाहिए। और थर्ड होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर ए रिलेटेड टू बी है, if A is related to B and V is related to C, then A related to C,
व्हाट दिस मीन कि जो ए और बी के बीच में रिलेशन, ए का जो बी के साथ रिलेशन है और बी का जो सी के साथ है, वही रिलेशन ए का सी के साथ होगा। तो अगर इन थोड़ा सा जो मैंने आपको ये रिमाइंड करवाया, अगर हम इसके ऊपर आए अब, तो पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में भी कुछ इस तरह ही होगा। तो किस तरह से डिफाइन होगा, सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, पी लेट पी वी ए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिया हमने। ओके। और तो ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन पी, इन दिस कैपिटल पी is a relation, is a relation। और इसको हम रिलेशन को डिफाइन सिंबॉलिकली यूज करेंगे, दिस लेस देन इक्वल टू। तो इसका मीनिंग लेस देन इक्वल टू ही नहीं होगा, कुछ भी डिफाइनिंग हो सकती है इसकी। ठीक है, वी आर नॉट डीलिंग विद नंबर्स। एंड ये रिलेशन ले लिया हमने, एंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर वन, x is less than equal to x for all x belongs to p। तो इसका मीन दैट आर एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। सो ये क्लियर सी बात होगी, ये कौन सा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ x इज रिलेटेड टू y, या x इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन 2x, that implies x equal to, that implies x equal to y। ओके। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे था कि x का a का b के साथ रिलेशन है, और तो b के साथ भी a का होगा, तो इसको तो बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। पर यहाँ पे क्या था, a इज रिलेटेड टू b, या x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x, देन दैट इंप्लाइज x और y बराबर होने चाहिए। क्लियर। सो दिस इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक, नॉट ए सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक नहीं है। ए और बी के बीच में रिलेशन बोथ ए बी के साथ रिलेटेड है, और यहाँ पे ऑलरेडी देख के रखा है कि बी बी एक्स के साथ रिलेटेड है। तो ये तभी होगा जब एक्स और वाई बराबर होंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, दिस इज रिफ्लेक्सिव।
तो ये आपके पास हो गया। और थर्ड बिल्कुल सेम है जैसे ट्रांसिटिव के लिए होता है। तो थर्ड इज, थर्ड इज कि x इज लेस देन इक्वल टू y। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दिस इज नॉट ए फॉर x लेस देन y, x इज रिलेटेड टू y, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन को हमने नोटेशन लगाई है लेस देन इक्वल टू। एंड y is less than equal to z, so that implies क्या होना चाहिए, x भी रिलेटेड होना चाहिए z के साथ। सो दिस इज नॉट योर, इट इज ए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी। ठीक। तो अगर ये तीन रिलेशन हो जाएं, तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं, तो हम बोलेंगे कि एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पी में है। ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया। नाउ ये तो हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शली ऑर्डर सेट क्या होगा? ठीक। तो ए नॉन एम्प्टी सेट पी इन विच देयर इज डिफाइंड ए पार्शियल ऑर्डर सेट इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इट मीन दैट ये जो पी है, पी को ही क्या बोलेंगे हम? पार्शियली ऑर्डर, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो किसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास, तो ए नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट पी in which there is a defined order relation, order relation is called a partially partially ordered सेट। तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए और जिसमें पार्शियली ऑर्डर सेट होना चाहिए। तो पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए। तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसको अगर समझना है हमने, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ एग्जांपल्स करने चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। तो यहाँ पे ले लिया, लेट पी वी द वी द सेट ऑफ ऑल ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर
ओके। और अब इसमें रिलेशन डिफाइन किया है, एंड लेट m is less than equal to n मीन्स, मीनिंग लिखा है इसका मीन है, मीन्स दैट m m डिवाइड्स n। तो देखो यहाँ पे इसका लेस देन इक्वल टू का मतलब यहाँ पे डिवाइड हो गया ना। तो अगर हम चेक करें कि ये बाकी पार्शियल ऑर्डर सेट है कि नहीं है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर दिस रिलेशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए पहली प्रॉपर्टी। तो पी सेट ऑफ दो, ये जो पी है, तो क्लियरली जो पी है वो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो होते ही है, नॉन एम्प्टी हो गया। अब पहली प्रॉपर्टी, तो आप बताओ कि एम एम को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। यस डेफिनेटली, हर पॉजिटिव नंबर जो है वो एन को डिवाइड करेगा, जीरो जीरो को डिवाइड नहीं करेगा, तो ऑल पॉजिटिव है तो जीरो होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो एम एम को डिवाइड करता है, तो इट मीन्स दैट एम इज रिलेटेड टू एम। तो हेंस रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो एम अगर एन को डिवाइड कर रहा है, एंड इसको जो डिवाइड करके लिखते हैं, एम अगर एन को डिवाइड करेगा और एन जो है वो एम को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब आप खुद ही समझते हैं क्या होगा। ये तभी होगा जब एम और एन बराबर होंगे, है ना। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि दो चार को डिवाइड करो, चार दो को डिवाइड करेगा, वो तभी पॉसिबल है तब अगर बोथ आर सेम। तो डेफिनेटली यहाँ पे इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, सो देयर इम्प्लाइज, या देयरफॉर, या दैट इज, यू कैन से दैट इज एम एम इज रिलेटेड टू एन, एंड n is related to m, implies m equal to n। ठीक। तो दूसरी भी हो गई, इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हेंस एंटी एंटी सिमेट्री। अब तीसरा, अब तीसरा, अगर m n को डिवाइड कर रहा है ना जी, और n जो है वो l को डिवाइड कर रहा है, ठीक, सो डेफिनेटली m जो है वो l को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो डिवीजन का तो हमें पता ही है, सो दैट इज दैट इज m m related to n and n related to l, that implies m related to l, so it is transitivity, transitivity. So it means that this p under this relation is a partial order
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक। सो दैट implies this P is partially partial ordered set। ठीक। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल टू। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एग्जांपल टू। इसमें हमारे पास हो गया कि लेट लेट पी वी वी द set of all all real numbers। ठीक है। एंड और रिलेशन है, लेट x इज लेस देन इक्वल टू y have means x x x is less than equal to y। तो ये भी अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। तो इसमें क्या है, तो क्लियर है कि p ऑल रियल नंबर्स है तो नॉन एम्प्टी तो होगा ही होगा। तो क्लियरली p इज नॉट इक्वल टू 5। दूसरा, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर हम लिखें x इज लेस देन इक्वल टू x, तो ये ट्रू है कि नहीं है? यस इट इज ट्रू। क्यों? इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज या तो x x से छोटा है और x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो दोनों में से एक ट्रू होना है, तो ऑब्वियस है दिस इज ट्रू। और है बीच में, दोनों से एक ट्रू होना चाहिए। सो इट इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिबिलिटी। रिफ्लेक्सिविटी। ठीक, पहली प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी, अगर x लेस देन y है और y लेस देन x है ना? सो अगर x
एक्स जो है वो वाई से छोटा है या इक्वल है, एंड वाई जो है वो एक्स से छोटा या इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स जो और वाई के होंगे बराबर होंगे। तो इसमें एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं, क्लियरली इट इज ऑब्वियस, सो इट इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक। थर्ड, अगर x जो है वो y से छोटा है या इक्वल है, एंड y जो है वो लेस देन इक्वल टू z है, तो डेफिनेटली x जो होगा वो x से छोटा होगा ही होगा, y से छोटा होगा ही होगा। ठीक। सो हेंस इट इज ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिविटी। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर p is partially ordered set। कि और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया तो इट इज पार्शियल ऑर्डर सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम कि एग्जांपल 3। इसमें लेट p be the class class of class of all subsets subsets of some universal set universal set U, and A is less than equal to B, mean that A is सबसेट ऑफ बी। तो देखो इसमें लेस देन इक्वल टू का मतलब सबसेट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर बी पी की बात करें तो क्लियरली पी जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी यूनिवर्सल सेट है तो उसके सबसेट जो होंगे वो होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्प्टी हो। ठीक। तो सबसेट का आपको पता ही है कि अगर मान लो कि अगर हमारे पास थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, एक दो तीन है ना। अब इनके सबसेट लिखने हैं। ठीक। तो एक सबसेट तो इसका फाई हो गया और एक ये खुद हो गया। ठीक है। फिर एक वन, टू, थ्री, फिर वन, वन और टू, फिर वन, वन और थ्री, और फिर टू और थ्री। तो कितने रिलेशन हुए? एक कितने सबसेट हुए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ ही बनेंगे। क्यों? फार्मूला होता है ना, टू रेज टू पावर एन। अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे?
8 बनेंगे। तो इसी तरह से ये P इज नथिंग बट इट इज ए क्लास ऑफ, इट इज ए क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सम यूनिवर्सल सेट यू। कोई ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा, और इसके सबसेट इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है कि आपने ये प्रूव करना है कि तो हमने सबसे पहले इसको पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूव करना है। पार्शियल ऑर्डर सेट प्रूव करने के लिए पहली प्रॉपर्टी, क्या ए ए का सबसेट होता है? ए सबसेट ऑफ ए, यस होता है ना। ए के एलिमेंट सारे ए में कंटेन्ड होंगे। ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इट मीन दैट ए इज रिलेटेड टू ए। तो इसका मतलब हेंस रिफ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 2, अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है बी ए का सबसेट है, तो डेफिनेटली क्या होगा? आई थिंक यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाना चाहिए साथ में, है ना। सबसेट इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी भी है, तो ए बी के बराबर होगा, ऑफ कोर्स है, अभी पॉसिबल है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या क्या हम कर सकते हैं कि ए अगर ए बी से छोटा है, और छोटा इन द सेंस ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, सो दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड, थर्ड हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक। सो अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो डेफिनेटली ए जो होगा वो सी का सबसेट होगा। सो दैट इज व्हाट वी कंक्लूड दिस, वी कंक्लूड दैट दैट इज कि A is related to B and B is related to C. So that implies A is related to C. So it means that this set of subsets, again it is a partial order set. So this P is partially ordered set because ये जो रिलेशन दिया है हमें, इट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो डेफिनेटली हमारे पास, अब एक हम एग्जांपल और एक हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 हम लेते हैं। कोई भी एग्जांपल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं लिया जो हमारे नॉलेज में ना हो। सभी को सबसेट पता है, लेस देन का मतलब पता है ना, डिवाइड का पता है। अब चौथा क्या है कि इसमें पी वी द सेट ऑफ ऑल रियल रियल फंक्शंस, real functions defined on a non-empty set X
and let if f is less than equal to g, what this mean? It means that f of x is less than equal to g of x for all, for every x belongs to capital X। तो ये भी क्लियर ही है ना? तो इसमें मतलब क्या है कि जो फंक्शन है वो छोटा होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू का मतलब यहाँ पे फंक्शन छोटा होना चाहिए। तो छोटे बड़े का में कुछ अब मतलब है ही, पता ही है। और पी जो है सेट ऑफ रियल फंक्शंस हैं, तो फंक्शन तो हमें पता ही है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शन तो होल्ड करेगा ही करेगा। और अगर करेगा तो डेफिनेटली ये पी जो है वो दैट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो फाई तो नहीं होगा एटलीस्ट। और थोड़ा सा अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो या तो हम एक्स की वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारे पास है एक्स इज इक्वल, फंक्शन एक हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जी ऑफ एक्स हो गया हमारे पास एक्स स्क्र। ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला जो फंक्शन है वो इससे छोटा ही होगा। आप एक जैसे से एक्स वैल्यू पुट करते चलेंगे, ये आपको वैल्यूज देता चलेगा। या इसके लिए एक बेसिक आइडिया क्या होता है कि जैसे ये देखो, अगर मैं बनाता हूँ तो अगर इसको प्लॉट करें हम, तो ये वाली जो है ना, ये बनेगा, ये बना आपके पास, ये बना आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए। ठीक है, और अगर इसको प्लॉट करें हम, तो ये प्लॉट होगा हमारे पास ऐसे, ये। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा 1,1। ठीक है, ये देखिए पॉइंट होगा 1,1। तो देखो यहाँ पे भी हमें ये ध्यान देखना पड़ता है। देखो यहाँ इस पोर्शन में जो है, इस पोर्शन में इस पोर्शन में हम देखें, इस वाले पोर्शन में कौन सा फंक्शन बड़ा हो गया? ये वाला बड़ा हो गया कि ऊपर है ना, एफ ऑफ एक्स बड़ा और जी ऑफ एक्स छोटा हो गया। ये जी ऑफ एक्स है। लेकिन इस वाले पोर्शन में जी ऑफ एक्स जो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जितना बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर उतना ही छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है। ठीक। तो एनी हाउ, हम तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके नहीं करेंगे, पर आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे, तो इसमें डेफिनेटली हर फंक्शन जो होगा वो अपने या तो इक्वल होगा या अपने से छोटा तो हो नहीं सकता। तो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली इट इज ट्रू। ठीक, सो इट मीन्स दैट एफ इज एफ इज रिलेटेड टू जी, सो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सेकंड सेकंड इसको करें अगर,
सेकेंड में अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, फॉर सम एक्स, तो डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के होंगे बराबर हो, ठीक, फॉर सम एक्स। तो डेफिनेटली यहां से क्या हो गया प्रूफ, यहाँ क्योंकि कि अगर एफ रिलेटेड टू जी है एंड जी रिलेटेड टू एफ है, सो दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल टू जी। यहाँ पे इम्प्लाइज की जगह हमें दैट इज यूज करना चाहिए, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, है ना। सो ये यहाँ से क्या प्रूव हो गया, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ओके, थर्ड थर्ड जो हमारा क्या है, ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव में भी क्लियर ही है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स से छोटा ही है ना, छोटा इन द सेंस उसका ग्राफ नीचे ही होगा, और जो जी ऑफ एक्स है ऑलवेज एच ऑफ एक्स से छोटा होगा, ठीक। तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स जो डेफिनेटली एच ऑफ एक्स से छोटा ही होगा, ठीक। सो दैट इज कि एफ रिलेटेड टू जी है, रिलेटेड वर्ड यूज कर रहा हूँ उसमें मैं, है ना, एंड जी इज रिलेटेड टू एच, देन दैट implies एफ इज रिलेटेड टू एच, तो हेंस ट्रांसिटिव, ठीक। तो इससे क्या प्रूव हो गया, दिस पी इज पार्शियल ऑर्डर सेट। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। इट मीन्स दैट ऐसे अगर प्लॉट करें तो ये हमारे पास एफ है, ठीक है, ये ये ऐसे ऐसे है सिचुएशन में तीन की, तो ये हमारे पास ये एफ हो गया, ये हमारे पास एफ है, और ये क्या है, जी है, क्योंकि एफ जो जी से छोटा है, और जी ये एच हो गया, एच जो जी से छोटा है, तो डेफिनेटली एफ जो होगा वो एच से भी छोटा होगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट पार्शियल ऑर्डर सेट्स। तो चार एग्जांपल्स किए स्टूडेंट्स हमने, और आई होप कि आपको ये जो पार्शियली ऑर्डर सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो बड़े सिंपल से एग्जांपल से हमने ये डिस्कस किया है, और इसकी क्या जरूरत है, व्हाई वी नीड, क्योंकि जब तक हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बिकॉज इन अ टोपोलॉजी वी नॉट डीलिंग विद द नंबर्स, वी डीलिंग विद द सेट्स। तो हमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक चेन चेन बनानी होती है। अब तो उसके लिए एक जॉर्डन लेमा लगता है, तो उसके लिए ये पार्शियल ऑर्डर सेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नंबर्स में लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम सेट्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है, तो वी नीड दिस डेफिनेशन वेरी importantly. So I think for today's lecture, I hope I have complete this definition. Yeah, you can say partial orders, what they mean by partial order sets. I hope you enjoy it. Thank you.